वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल ई बैंक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर का पार्ट 10 के बारे में। पार्ट 10 आज चालू करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 9 तक अपलोड किया, अगर वो नहीं देखे तो वो देख लिया। कुछ दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं बिजी था। अब रोज़ाना वीडियो आएगी, अब मैं फ्री हो चुका हूँ। और जितना भी छूटा हुआ 3-4 दिन वो मैं टाइम मिला तो मैं वो सारा 1-2 दिन में ही कवर कर दूंगा, ताकि आपका वो जो गैप छूट गया ना वो यहाँ से मेंटेन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, फॉर गिवन इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज ऑफ ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एडी करंट लॉस। बोल रहा है कि अगर हमारा यहाँ पे देखिए, इस बोल रहा है कि हमारा जो इफेक्टिव वोल्टेज हम लोग जो अप्लाई किए हैं ट्रांसफार्मर में, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो तो जो एडी करंट लॉस है वो क्या होगा। मतलब बोल रहा है कि अगर भी अपॉन एफ हमारा अगर कांस्टेंट हो तो एडी करंट लॉस क्या होगा। ये हमारा कांस्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारा भी अपॉन एफ कांस्टेंट होता है तो हमारा जो हिस्ट्रेसिस लॉस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, और एडी करंट लॉस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर भी अपॉन एफ कांस्टेंट ना होता तो हमारा एडी करंट लॉस जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाता, वो हमारा प्रोपोर्शनल हो जाता भी स्क्वायर का। ठीक। और हमारा हिस्ट्रेसिस लॉस प्रोपोर्शनल हो जाता भी 1.6 जो एक्स का वैल्यू होता है, और ऐप पर 1.6 ऐप भी, और ऐप पे हमारा प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक ना। तो हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा ऐप पे 0.6। ठीक। अगर हमारा ऐप अपन ये ऐप भी अपन ऐप कांस्टेंट ना हो तो हमारा सवाल में बोला कि भी अपन ऐप कांस्टेंट है। तो अगर भी अपन ऐप कांस्टेंट है तो ना हिस्ट्रेसिस लॉस वोल्टेज के वेव शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, और ना ही एडी करंट लॉस वेव मतलब वोल्टेज का जो वेव शेप है, मान लीजिए वोल्टेज का वेव शेप ये है तो इससे इंडिपेंडेंट है। देखिए क्योंकि ओनली फ्रीक्वेंसी पे प्रोपोर्शनल है। अगर भी अपन ऐप कांस्टेंट नहीं रहता, अगर दूसरा सवाल पूछता है कि भी अपन ऐप कांस्टेंट नहीं है मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है तो क्या होता। तो देखिए हमारा जो एडी करंट लॉस है वो वोल्टेज पे के प्रोपोर्शनल हो जाता है स्क्वायर के। तो जो वोल्टेज का वेव शेप होता है वही हमारा एडी करंट लॉस का वेव शेप होता है। हिस्ट्रेसिस लॉस के बारे में पूछता तो ये भी वही होता कि वेव शेप जो वोल्टेज का है उस पर उसी के प्रोपोर्शनल होता, मतलब वैसा ही दिखता। लेकिन अगर कांस्टेंट है तो हमारा वेव शेप जो है ना एडी करंट लॉस का, वो इस वेव शेप मतलब स्टार्टिंग में वेव शेप वोल्टेज का ये है, तो फिर एडी करंट लॉस का वेव शेप ऐसा नहीं होगा। मतलब एडी करंट लॉस इंडिपेंडेंट होगा वोल्टेज के वेव से मतलब वेव फॉर्म से, हाँ वेव का शेप से। तो देखिए आंसर हमारा ऑप्शन में क्या क्या है देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि बिकम लेस विथ पिक्ड वेव शेप ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। लेस तो वेव शेप पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, अप्लाइड वोल्टेज का तो होगा ही नहीं। आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वेव शेप ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, हाँ इंडिपेंडेंट है मतलब हमारा जो वोल्टेज का वेव शेप है उस पे उसके वेव शेप पे डिपेंड नहीं करेगा एडी करंट लॉस, अगर भी अपॉन एफ कांस्टेंट है तो। ठीक ना। तो हमारा एक 228 का हो जाएगा बी। अब 229 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सवाल पूछ रहा है, वाइल राइजिंग एंड वाइल फॉलिंग इफ ए वेव इज सिमेट्रिकल इट कंटेंस। बोल रहा है कि अगर हमारा जो वेव शेप है इसमें अगर राइजिंग और फॉलिंग होगा, मतलब अगर मान लीजिए हार्मोनिक्स आने से ही राइजिंग और फॉलिंग होता है। ठीक ना। तो देखिए राइजिंग होगा तो वेव शेप थोड़ा यहाँ पे ऊपर हो जाता है, और अगर फॉलिंग होता तो इस पे नहीं, इस पे देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फॉलिंग हो रहा है तो यहाँ वेव शेप थोड़ा सा बिगड़ जाता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कर्व ले लेता फिर यहाँ पे जाता। देखिए शेप कैसा दिखता है अगर फॉलिंग वाला केस रहता। राइजिंग वाला केस होगा तो ऐसे वेव शेप यहाँ पे जो बीच वाला है यहाँ पे अबव हो जाता है ऑड हार्मोनिक्स में। ठीक। और अगर फॉलिंग वाला केस होगा तो यहाँ पे जो वेव शेप पीक वाला वेव शेप यहाँ पे फॉल हो जाता है ऐसे करके। ठीक। और फिर यहाँ से आता है। तो ये फॉलिंग का केस है, ये राइजिंग का केस है। हार्मोनिक्स जब आता है तो ऑड हार्मोनिक्स में। ठीक ना। तो हमारा वेव सिमेट्रिकल है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना है नेगेटिव में ही उतना है। तो हमारा सवाल बोल रहा है कि हमारा जो वेव है वो सिमेट्रिकल है, हाँ, और उसमें राइजिंग और फॉलिंग हो रहा है। तो राइजिंग और फॉलिंग का केस ओनली ऑड हार्मोनिक्स में होता है। तो इसके साथ क्या होगा, जब ऑड हार्मोनिक्स का कंटेंट इस वेव शेप में घुस जाएगा तो राइजिंग और फॉलिंग का केस होगा। ठीक। तो जो हम ये हमारा मान लीजिए फंडामेंटल है, मतलब जो नॉर्मल कोई फंडामेंटल, ठीक ना बोल देंगे, जो साइन वेव है नॉर्मल वो फंडामेंटल वेव है। ठीक।
स्टार्टिंग वाला। तो इसमें जब ऑड हार्मोनिक्स जुट जाएगा तो क्या होगा, राइजिंग और फॉलिंग होगा, क्योंकि ऑड हार्मोनिक्स जुटेगा तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे फॉलिंग में कर्व ले लेगा, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक्स, ठीक। इसी तरह थर्ड भी होता है, उससे सेवेंथ होगा, फिफ्थ होगा, ठीक ना। मतलब एक वेव शेप में अगर राइजिंग फॉलिंग 7 बार हो गया तो सेवेंथ हार्मोनिक। अगर एक वेव शेप में फॉलिंग या राइजिंग, राइजिंग हो गया एबव चला जाएगा, मतलब जब हार्मोनिक्स कंटेंट आता है, फॉलिंग का मतलब हो गया बिलो घुस रहा है, वेव शेप का स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर इसी स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर ये वाला शेप है, मान लीजिए इसमें अगर 3 बार फॉलिंग हो रहा है, ठीक, 3 बार, तो हम जैसे 1 और 2, तो इसको अगर 3 बार, दो मान लीजिए 3 बार फॉलिंग होता तो इसको हम लोग थर्ड हार्मोनिक्स बोलते, ठीक। अगर 7 बार फॉलिंग हो जाता 7 टाइम, तो सेवन्थ हार्मोनिक्स हो गया। उसी तरह जितना बार होगा उतना हार्मोनिक्स। तो ऑड ऑड का ऑड में क्या देखिए, हार्मोनिक्स यहाँ पे अगर थर्ड 4 बार होता तो वो इवन हार्मोनिक्स होता, लेकिन अगर वेव शेप में ऑड टाइम फॉलिंग या राइजिंग हो रहा है तो वो ऑड हार्मोनिक्स होता है, ठीक ना। तो वही हमारा जब सिमेट्रिकल वेव शेप हो और उसमें राइजिंग और फॉलिंग हो रहा है तो उसमें क्या होता है, ऑड हार्मोनिक्स कंटेंट ऐड हो जाता है, मतलब वेव शेप में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, इवन हार्मोनिक्स इन एडिशन टू फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल, ये फंडामेंटल वेव शेप है, इसमें इवन हार्मोनिक्स का एडिशन होता है, नो। ऑड हार्मोनिक्स इन एडिशन टू फंडा, हाँ, इसमें ऑड हार्मोनिक्स का एडिशन हो जाता है। तो 229 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, कि जब राइजिंग और फॉलिंग होगा और यदि वेव शेप हमारा सिमेट्रिकल है तो उसमें ऑड हार्मोनिक्स का कंटेंट ऐड हो जाता है, ठीक। और अगर अनसिमेट्रिकल रहता तो इवन हार्मोनिक्स का कंटेंट ऐड होता है। दो चीज़ याद रखना आपको, यहाँ पे अगर अनसिमेट्रिकल बोल देता ना तो हमारा आंसर होता है इवन हार्मोनिक्स एडिशन हो गया फंडामेंटल के साथ, ठीक। तो 230 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, वाइल राइजिंग एंड फॉलिंग इफ़ द वेव इज़ नॉट सिमेट्रिकल। हाँ देखिए यहाँ पे बोला है कि अगर हमारा वेव शेप सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब इधर इधर मान लीजिए इतना है, मान लीजिए 5 वोल्ट है तो इधर 4, ठीक। तो मतलब सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, मतलब ऊपर जितना है नीचे उतना हो तो वह सिमेट्रिकल, अगर ऊपर जितना वैल्यू है नीचे उतना वैल्यू नहीं है तो अनसिमेट्रिकल मान सकते हैं उसको। तो जैसे हमारा यहाँ पे पूछा है कि अगर अनसिमेट्रिकल वेव शेप होगा तो अगर फॉलिंग और राइजिंग होगा तो उसमें क्या होता है ना, हमारा उसमें हमारा हो जाता है कि इवन हार्मोनिक्स कंटेंट ऐड हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, इवन हार्मोनिक्स इन एडिशन टू द फंक्शन। वो तो बोल रहा है कि इवन हार्मोनिक्स जो है वो फंडामेंटल के साथ एडिशन हो रहा है, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा ए, 230 का हो जाएगा ए। देखिए जब थ्योरी का पूरी तरह थ्योरी लेंगे तो उस टाइम अच्छा से समझाएंगे, ठीक ना। अभी जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो अगर हार्मोनिक्स नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। और तो थ्योरी वाला पार्ट जब आएगा ना बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा, तो टेंशन नहीं लेना। जितना अभी समझा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखें, जरूर समझ में आएगा। देखिए 231 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, इन ऑर्डर टू फाइंड द फुल लोड एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर द लॉस विच मस्ट बी नोन। बोल रहा है कि अगर हमको ट्रांसफार्मर का फुल लोड एफिशिएंसी फाइंड आउट करना, मतलब ज्ञात करना है, तो उसमें लॉस जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मतलब कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लोग जो लॉसेस है उसको ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। अगर हमको ट्रांसफार्मर का फुल लोड एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, मे बी फाउंड बाय परफॉर्मिंग शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक ना। अगर हम लोग को फुल लोड एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का फाइंड आउट करना है तो हम लोग जो लॉस को फाइंड आउट करेंगे उसको ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा फाइंड आउट करके ज्ञात करेंगे, ठीक ना। 231 का हो जाएगा हमारा ए। अब 232 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज इनकरेक्ट। बोल रहा है कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट पैरेलल ऑपरेशन के बारे में गलत है, ठीक। मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ फ्लोइंग स्टेटमेंट, जो हमारा नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से पैरेलल ऑपरेशन के बारे में, ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ट्रांसफार्मर मस्ट बी ऑपरेट इन द सेम फ्रीक्वेंसी। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर मस्ट हैव सेम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफार्मर मस्ट हैव इक्वल केवीए, ट्रांसफार्मर मस्ट हैव इक्वल वोल्टेज रेटिंग। तो देखिए पैरेलल ऑपरेशन में जो है ना हमारा वोल्टेज रेटिंग ये होना चाहिए,
मस्ट भी सेम, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी होना चाहिए। चल मतलब होगा तो बेटर ऑपरेशन होगा, लेकिन जो इक्वल केवीए है वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों, जो मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर ये है और दूसरा ट्रांसफार्मर ये है, तो ये दोनों का इक्वल केवीए होना ज़रूरी नहीं है। मतलब ये 50 केवीए का है तो ये 25 केवीए, अगर हमारा लोड 75 केवीए का है तो ज़रूरी नहीं है कि 37.5 करके हमको दो ट्रांसफार्मर लगाना होगा। हम एक 50 का लगा सकते हैं, एक 25 का भी लगा सकते हैं। तो पैरेलल ऑपरेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग सेम हो, बाकी सेम होना चाहिए, ठीक ना। वोल्टेज रेटिंग, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट है सी, 232 का हो जाएगा सी, ठीक। अब 233 नंबर सवाल देख लेते, क्या बोले, करंट ट्रांसफॉर्मर फॉर मीटर्स एंड रिले यूजुअली हैव, बोल रहा है कि जो हमारा सीटी होता है, जो सीटी है उसमें जो बोल रहा है कि मीटर एंड रिले के लिए जो सीटी यूज करते हैं उसका उसका जो सेकेंडरी होता है ना, वो उसमें 5 एम्पियर उसका सेकेंडरी करंट होता है, ठीक। तो हो जाएगा हमारा 233 का सी, कि जो हमारा सीटी है, सीटी जो है मीटर और रिले के लिए जो होता है सीटी, वो उसका सेकेंडरी जो है सीटी का वो 5 एम्पियर होता है, ठीक। अब 234 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, ऑल डे एफिशिएंसी इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट। ऑल डे का मतलब सिंपली आप ट्रिक से याद रखिए, ऑल डे का मतलब क्या होगा, 24 आवर, ठीक। तो ऑल डे एफिशिएंसी जो है ना, 24 घंटा का, 24 घंटा में हमारा जो ट्रांसफार्मर 24 आवर वर्क कर रहा है, तो उसका एफिशिएंसी निकालने के लिए हेल्प करता है। ऑल डे एफिशिएंसी हमको फाइंड आउट करके देता है कि 24 आवर में ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या है। तो इसका हमारा आउटपुट इन टू इनपुट इज इन, तो बोल रहा है कि ऑल डे एफिशिएंसी जो है उसका रेशियो क्या होता है, ऑल डे एफिशिएंसी का रेशियो, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट ही एफिशिएंसी होता है, इनटू किलो वाट आवर ड्यूरिंग 24, मतलब 24 घंटा में कितना किलो वाट आवर दिया, ठीक, इंटू 24, तो ये होता है ऑल डे एफिशिएंसी, इन दोनों का रेशियो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 234 का हो जाएगा हमारा डी, कि ऑल डे एफिशिएंसी इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इन 24 आवर्स इन किलो वाट आवर्स ड्यूरिंग 24 आवर्स, ठीक। अब उसके बाद 235 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं, while performing back to back test the amount of power consumed is equal to, बोल रहा है कि बोल रहा है कि जब हम लोग बैक टू बैक टेस्ट करते हैं ना, तो उस दौरान कितना पावर कंज्यूम्ड होता है, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल होता है आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस ऑफ टू ट्रांसफार्मर एट फुल लोड। मतलब फुल लोड में आयरन लॉस और कॉपर लॉस कितना हो रहा है दोनों ट्रांसफार्मर का, जिसमें हम लोग बैक टू बैक टेस्ट करते हैं, तो उसके इक्वल होता है। मतलब ये जितना लॉस हुआ, मान लीजिए 20 वाट का लॉस हुआ, एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो इतना ही पावर कंज्यूम करेगा जब हम लोग बैक टू बैक टेस्ट करेंगे, पावर कंज्यूम करेगा, ठीक ना। मतलब जितना लॉस होगा कॉपर लॉस और आयरन लॉस, उतना ही हमारा पावर कंज्यूम करेगा जब हम लोग बैक टू बैक टेस्ट करेंगे, ठीक। तो 235 का हो गया हमारा ए। अब 236 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं, द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग स्वीबनर टेस्ट इज़ मेनली टू फाइंड आउट। तो स्वीबनर टेस्ट हम लोग बार बार जिक्र कर चुके हैं कि अगर टेम्परेचर राइजिंग के बारे में हम लोग को जानना हो ट्रांसफार्मर का फुल लोड कंडीशन में, कि फुल लोड कंडीशन में जितना टेम्परेचर राइज हो रहा है वो हमारा इकोनॉमिकल है या नहीं है, तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्वीबनर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमको पूछ रहा है कि स्वीबनर टेस्ट परफॉर्म करने का पर्पस क्या है हमारा, क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, क्या ज्ञात करते हैं, तो हम लोग द टेम्परेचर राइजिंग ऑन फुल लोड इकोनॉमिकली, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा 236 का सी। तो जितना राइज हो रहा है वो हमारे लिए इकोनॉमिकल है, मतलब हम लोग झेल सकते हैं कि नहीं झेल सकते, ट्रांसफार्मर को खरीद लेंगे और उतना हीट अप होगा तो फिर जलेगा ना, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल है कि नहीं है, तो ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्वीबनर टेस्ट के द्वारा। अब उसके बाद 237 में सवाल पूछ रहे हैं, व्हेन 240 वोल्ट डीसी सप्लाई इज गिवन टू एन अनलोडेड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कभी डीसी सप्लाई पे वर्क ही नहीं करता, तो अगर हम लोग डीसी सप्लाई इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एडी करंट लॉस बहुत ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में आउटपुट में वोल्टेज कुछ भी ईएमएफ आएगा नहीं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डीसी में होता नहीं है, और आउटपुट में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तभी वोल्टेज आएगा, क्योंकि ईएमएफ का फार्मूला होता है।
कि d5/dt, तो d5/dt डीसी में होगा नहीं, तो आउटपुट में तो जीरो आएगा। लेकिन एडी करंट लॉस होता रहेगा तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर धीरे धीरे हीटअप होता रहेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग उसका बर्न हो जाएगा। तो मतलब प्राइमरी भी बर्न, जहाँ पे सप्लाई देंगे वो बर्न हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी में तो कुछ आउटपुट आने वाला है नहीं, तो प्राइमरी हमारा बर्न हो मतलब जल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सेकेंडरी विल बी कैरी हैवी करंट, तो ये नहीं होगा। प्राइमरी विल कैरी हैवी करंट एंड मे पॉसिबिलिटी बर्न, हाँ अगर डीसी सप्लाई देंगे तो हमारा जो प्राइमरी है उसमें से हैवी करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा ड्यू टू एडी करंट लॉस, और जिस कारण से एडी करंट लॉस होगा तो हीटअप आएगा, और हीटअप आएगा तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा। तो 237 का हो जाएगा हमारा बी। अब 238 नंबर सवाल क्या पूछा देखिए, इन अ ट्रांसफार्मर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट इज मोर, बोल रहा है कि मैग्नेटाइजिंग करंट का जो है मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट देखिए कहाँ से आता है, ट्रांसफार्मर का पहले डायग्राम बनाते हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट का काम है ट्रांसफार्मर में फ्लक्स प्रोड्यूस करवाना, उसी प्रकार जनरेटर में भी फील्ड करंट का जो काम था वही ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट का काम होता है। ये यहाँ से मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होता है, ठीक ना, यहाँ से हमारा आई आर फ्लो होता है, ये रेजिस्टेंस होता है कॉयल का, प्राइमरी वाइंडिंग का टोटल, ठीक ना। तो जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट क्या करता है, फ्लक्स प्रोड्यूस करता है ट्रांसफार्मर में। तो अगर इसका वैल्यू हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वही पूछ रहा है कि इन ए ट्रांसफार्मर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट इज मोर, बोल रहा है कि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ इट्स पावर फैक्टर विल बी बिकम लो ऑन लीडिंग साइड। तो देखिए जब मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा तो ये क्या है, कॉयल है, कॉयल में लीडिंग कभी नहीं हो सकता, कैपेसिटर में ही लीडिंग हो सकता। तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, लीडिंग लोड हमारा बढ़ेगा और पावर फैक्टर को डिक्रीज करेगा, क्योंकि कॉयल है तो सॉरी लैगिंग लोड, कॉयल है तो ये इंडक्टर की तरह काम करता है। तो इसमें क्या होता है, लैगिंग लोड की तरह ये बिहेव करता है। तो लैगिंग लोड में क्या होता है, पावर फैक्टर डिक्रीज होता है और लोड एज ए लैगिंग लोड इंक्रीमेंट होता है। तो देखिए आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ कि लीडिंग साइड, तो आंसर हो गया गलत। अब दूसरा सवाल दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ दूसरा, इट्स पावर फैक्टर विल बिकम लो ऑन लैगिंग साइड, तो ये होगा हमारा आंसर। तो 238 का हो गया हमारा बी, कि जो है पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग साइड की ओर, पावर फैक्टर विल बी बिकम लो, पावर फैक्टर लो होगा और किधर लैगिंग की ओर बढ़ेगा, ठीक ना, लैगिंग साइड में, क्योंकि कॉयल है तो कॉयल में लैगिंग होता है। लीडिंग का काम ओनली कैपेसिटर करता है, तो कैपेसिटर तो है नहीं, मैग्नेटाइजिंग करंट कहाँ से, कॉयल से नहीं आएगा, कॉयल से ही फ्लक्स फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो भी कहो। अब 239 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, इन मेजरिंग वोल्टेज और करंट बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, बोल रहा है कि अगर हम लोग वोल्टेज और करंट को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के द्वारा अगर रीड करेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में क्या CTPT आता है, ठीक है, उसके द्वारा अगर वोल्टेज और करंट को हम लोग मेजर करेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा ना, कि ओनली रेशियो एरर नीड टू बी कंसिडर, तो हमारा जो रेशियो का एरर है उसको ओनली कंसिडर करेंगे, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा वो 239 का हो गया ए, मतलब CTPT से वोल्टेज अगर और करंट मेजर करेंगे ना तो हमको रेशियो एरर को उसमें कंसिडर करना पड़ता है, ठीक। अब 240 में सवाल पूछ रहे, इन विच ऑफ द फ्लोइंग हाईएस्ट रेटिंग ट्रांसफार्मर इज लाइकली टू फाइंड एप्लीकेशन, बोल रहा है कि इन चारों में से हाईएस्ट रेटिंग का ट्रांसफार्मर किस एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो हमारा ट्रांसमिशन के लिए, सब स्टेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हाईएस्ट रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर है ना वो हमेशा जनरेटिंग स्टेशन के पास यूज होता है, तो वो हो जाएगा जनरेटर में, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 240 का सी, कि जनरेटर के पास ही हम लोग हाईएस्ट रेटिंग का ट्रांसफार्मर लगाते हैं, क्योंकि जनरेटर से हम लोग 1133 लेंगे और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं 765 तक स्टेप डाउन करते हैं, मतलब मैक्सिमम इंडिया में 765 के भी ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक। तो आंसर हो गया हमारा सी। 240 नंबर सवाल क्या है, इन ए ट्रांसफार्मर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज, तो बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब आएगा, जब हमारा पावर फैक्टर ऑफ लोड इज, तो हम लोग हमेशा बात किए हैं कि अगर हमको वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, जितना कम वोल्टेज रेगुलेशन होगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू बहुत ज़्यादा किस केस में होगा, ओनली लैगिंग का केस में होता है। लेकिन हम लोग के लिए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो बेनिफिशियल नहीं है, हम लोग के लिए वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा जीरो होना चाहिए।
तो क्या होगा, ड्रॉप एक थोड़ा सा भी नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग जब स्टडी करेंगे तो यही सोचेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो, हमेशा जीरो होना चाहिए। तो वो हमारे लिए बहुत ही सूटेबल मतलब अप्लाइंसेस होगा जो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो देगा। मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन में बोल रहा है कि अगर वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है तो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ड्रॉप नहीं हो रहा है। इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि ड्रॉप मतलब लॉस हो रहा है, ठीक ना, कहीं पे। तो उसका स्टडी हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन से करते हैं। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि लैगिंग का केस में बीच में प्लस आता है। वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला होता है, बार बार हम लोग ने बताया था कि जो फार्मूला होता है वो आप देखिएगा, ठीक ना, उसमें बीच में प्लस आता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं अभी बताऊंगा नहीं, आप पीछे का वीडियो देखिए, वहाँ से आप रिवाइंड कीजिए, तब क्या होगा, आपके दिमाग में बैठेगा। और जब वोल्टेज रेगुलेशन का लीडिंग लोड होगा तो बीच में फार्मूला में माइनस आता है, ठीक। तो उससे क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग केस में घटता है, जीरो की ओर जाता है, तो हमारे लिए अच्छा है। लैगिंग लोड लगाएंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो लॉस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का केस ओनली लैगिंग लोड में ही आ सकता है, ठीक। 241 का हो जाएगा बी। अब 242 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, इन ट्रांसफार्मर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज। तो मिनिमम किस में होता है, बीच में माइनस किसका होता है, लीडिंग लोड में, कैपेसिटर वाला लोड में। तो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन आएगा तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब मिनिमम अगर वोल्टेज रेगुलेशन है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक। तो ये ओनली किस केस में आएगा, लीडिंग में। तो आंसर हो गया हमारा 242 का लीडिंग कहाँ, ए नंबर में। तो हो गया ए। अब 243 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। 243 पूछ रहा है, व्हेन ए डेल्टा कनेक्टेड प्राइमरी ऑफ ए थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू थ्री फेज सप्लाई। बोल रहा है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, तो बोल रहा है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक। ये डेल्टा कनेक्शन है। तो जब हम लोग इसको थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे ना, तो इसका फेज, जो ये फेज हो गया, ये लाइन होता है, ये लाइन है, ठीक। और ये फेज करंट होता है। तो फेज करंट में ना थर्ड हार्मोनिक्स रहेगा, और लाइन करंट में कोई हार्मोनिक्स नहीं रहेगा। जब हम लोग का प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का डेल्टा कनेक्टेड हो और हम लोग थ्री फेज सप्लाई इसमें डाले हैं, तो इसका ट्रांसफार्मर का जो फेज वाइंडिंग है, मतलब फेज करंट है, उस करंट में थर्ड हार्मोनिक्स कंटेंट आएगा। और लाइन के साथ कोई हार्मोनिक्स नहीं रहेगा, लाइन फ्री रहेगा हार्मोनिक्स से, लेकिन फेज में हार्मोनिक्स आएगा, ठीक। जब डेल्टा कनेक्शन हो, लेकिन स्टार कनेक्शन हो तो उल्टा होगा, ठीक। तो आंसर देख लेते हैं इसका। तो इसका आंसर है, देखिए, व्हेन ए डेल्टा कनेक्टर प्राइमरी ऑफ ए थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द थ्री फेज सप्लाई। बोल रहा कि जब डेल्टा कनेक्टेड प्राइमरी ट्रांसफार्मर का थ्री फेज का जो ट्रांसफार्मर है, उसका जो डेल्टा कनेक्शन है प्राइमरी वाइंडिंग, उसको जब हम लोग थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो होगा मैग्नेटाइजिंग करंट इन फेज वाइंडिंग। फेज वाइंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, इस फेज वाइंडिंग में मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, और उस मैग्नेटाइजिंग करंट में थर्ड हार्मोनिक्स होगा, ठीक। बट लाइन करंट इज फ्री फ्रॉम हार्मोनिक्स। मतलब लाइन से जो करंट बाहर आएगा, इसमें कोई हार्मोनिक्स कंटेंट नहीं होगा, फेज में हार्मोनिक्स करंट घूमता रहेगा, ठीक। तो 243 का हो जाएगा ए। और 244 नंबर सवाल देख लेते हैं। 244 नंबर सवाल पूछ रहा है कि स्कॉट कनेक्शन आर यूज टू कन्वर्ट। तो देखिए, हम लोग एक बार और चर्चा कर चुके हैं कि स्कॉट कनेक्शन का यूज हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग को थ्री फेज से टू फेज में कन्वर्ट करना होगा ना, मतलब हमारे पास थ्री फेज सप्लाई है और हम लोग को आउटपुट में चाहिए टू फेज, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, स्कॉट कनेक्शन, ठीक। तो थ्री फेज को टू फेज में बदल देगा। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ही करते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में थ्री फेज डाले, ट्रांसफार्मर का आउटपुट में क्या आएगा, टू फेज आएगा। मतलब यहाँ पे तीन वायर डाले तो यहाँ पे दो वायर निकलेगा, ठीक। तो उसको बोलते हैं स्कॉट कनेक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर दे रहा है, थ्री फेज सप्लाई टू थ्री फेज सप्लाई, नहीं, थ्री फेज सप्लाई टू टू फेज सप्लाई। तो स्कॉट कनेक्शन क्या करता है, सी आंसर हो जाएगा, 244 का हो जाएगा सी, की थ्री फेज सप्लाई को टू फेज सप्लाई में कन्वर्ट करता है। और इसका जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अगर वीडियो कंटिन्यू देखते आ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो 245 सवाल पूछ रहा है, द फंक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज टू। बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, उसका यूज और या फंक्शन, काम करने का तरीका क्या है। तो एक्ट एज ए आइसोलेटेड डिवाइस नहीं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज और करंट को मेजर करता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सीटी और पीटी आता है। तो सीटी पीटी आइसोलेशन का काम नहीं करता, उसके लिए इंसुलेटर वगैरह होता है। सीटी पीटी का काम होता है वोल्टेज को मेजर करना, और सीटी का काम होता है करंट को मेजर करना। मतलब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो है उसमें सीटी या पीटी आया।
ठीक। तो वोल्टेज और करंट को मेजर करेगा, नो कि आइसोलेशन। तो एक्ट एज ए रेडियो डिवाइस, नो रेडियो डिवाइस टू इनेबल द यूज नहीं होगा। डिस्चार्ज बोथ द एबव फंक्शन, बोल रहा है कि दो डिस्चार्ज बोथ द एबव फंक्शन, दोनों फंक्शन जो है हमारा गलत है। और 4 नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि डिस्चार्ज नॉन ऑफ द एबव फंक्शन। तो ये हमारा अगर ये नॉन ऑफ एबव फंक्शन मतलब तीनों फंक्शन जो तीनों दिया हुआ इनमें से कोई नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। कि अगर इस दोनों को बोले तो इसका मतलब ये ऑप्शन ये दे दिया इसलिए ये वाला नहीं हुआ, अगर ये नहीं देता तो ये वाला आंसर होता। ठीक। तो आंसर हो जाएगा हमारा 245 का डी, की एबव फंक्शन जितना भी चीज़ बोला गया ये सब सारा गलत है, डिस्चार्ज है। ठीक ना। अब 246 नंबर सवाल क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री फेज कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूसेस डिस्टरबेंस इन कम्युनिकेशन सिस्टम। बोल रहा है कि इन चारों में से जो ऑप्शन है फ्लोइंग थ्री फेज कनेक्शन, ये चारों ऑप्शन जो थ्री फेज कनेक्शन का है और फिर ट्रांसफार्मर में डिस्टरबेंस क्रिएट डिस्टरबेंस इन कम्युनिकेशन सिस्टम। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कनेक्शन थ्री फेज का जो कनेक्शन है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, मतलब डिस्टरबेंस लाता है। मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं या रेडियो चला रहे हैं तो उसमें रेडियो में साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, या बात कर रहे हैं तो आवाज़ सही से नहीं आ पा रहा, कट के आ रहा है, या उसमें कुछ और साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं जिस चीज़ से, टीवी वगैरह रेडियो वगैरह, तो उसमें अगर किसी तरह का इफेक्ट आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है आवाज़ पिक्चर में, तो वो कौन सा कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन है, मतलब अगर ट्रांसफार्मर के आसपास से अगर वो वायर गुजरा हुआ है तो ट्रांसफार्मर का इन चारों कनेक्शन में से कौन सा कनेक्शन जो उसमें डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टार स्टार। ठीक ना। कि अगर ट्रांसफार्मर में हमारा स्टार स्टार कनेक्शन है तो वो कम्युनिकेशन लाइन में क्या करेगा, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब देखिए 247 नंबर सवाल क्या पूछ रहे हैं। डेल्टा डेल्टा पावर ट्रांसफार्मर इज प्रोटेक्टेड बाय सिटी करंट ट्रांसफार्मर हैविंग। बोल रहा है कि जो हमारा डेल्टा डेल्टा मतलब प्राइमरी भी डेल्टा है ट्रांसफार्मर का, सेकेंडरी भी डेल्टा है। ठीक। तो डेल्टा डेल्टा ये पावर ट्रांसफार्मर हो गया। तो पावर ट्रांसफार्मर कहाँ, सब स्टेशन में लगा होता है, और जब हमारे घरों के आसपास लगा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा स्टेप डाउन होता है। ठीक। तो वही बोल रहा है कि इस ट्रांसफार्मर जो है हमारा पावर ट्रांसफार्मर जो है उसमें दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड है। ठीक। और इसको हम लोग प्रोटेक्ट किए हैं सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर लगाए हैं इसको। ठीक। इसमें तो बोल रहा है तो करंट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसा होगा। तो जो है हमारा करंट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हो जाएगा स्टार स्टार। ठीक। मतलब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में प्रोटेक्शन के लिए जो सीटी लगाए हुए हैं करंट मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो सीटी भी तो एक ट्रांसफार्मर का ही रूप है। ठीक ना। उसका सेकेंडरी सिर्फ शॉर्ट सर्किट रहता है, बाकी सब ट्रांसफार्मर मतलब सिटी ट्रांसफार्मर ही है। ठीक ना। उसका नाम सिटी इसलिए पड़ा क्योंकि उसका सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट है, वो करंट को मेजर करेगा। तो इसका जो कनेक्शन होता है वो होता है स्टार स्टार। ठीक ना। स्टार स्टार मतलब स्टार स्टार इसका कनेक्शन होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, 247 का हो गया ए। अब 248 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि स्टार स्टार पावर ट्रांसफार्मर इज प्रोटेक्टेड बाय करंट ट्रांसफार्मर हैविंग। बोल रहा है कि अगर स्टार स्टार ट्रांस अभी पहले क्या था डेल्टा डेल्टा दिया था, अब दिया कि ट्रांसफार्मर हमारा स्टार स्टार है, तो इसको प्रोटेक्ट के लिए हम लोग जो सीटी लगाएंगे तो सीटी का कनेक्शन क्या होगा, तो उसमें सीटी का उसमें इस ट्रांसफार्मर था हमारा डेल्टा डेल्टा तो सीटी लगाएं स्टार स्टार। इसमें बोल रहा है कि अगर ट्रांसफार्मर हमारा स्टार स्टार है तो सीटी क्या होगा, तो हमारा जो सीटी है वो हो जाएगा डेल्टा डेल्टा मतलब उल्टा होता है। ठीक। अगर ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा है तो सीटी स्टार स्टार होगा, और अगर ट्रांसफार्मर स्टार स्टार है तो सीटी डेल्टा डेल्टा होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो 248 का हो गया बी। तो आज यहीं तक रखते हैं और देखते हैं कि अगर अभी और एक वीडियो डाल सके तो डाल देंगे। ठीक ना। ताकि आपका कवर अप हो जाए 4 दिन से जो छूटा हुआ था। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इससे हेल्प मिल सके और उसका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।